हेलो बच्चों, चलिए आज हम समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। इस पाचन तंत्र में हम समझेंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है, और इसमें ये भी समझेंगे कि भोजन का जब पाचन होता है तो भोजन कहाँ कहाँ जाता है, उसके बारे में भी समझेंगे। और इससे पाचक ग्रंथियाँ भी क्या होती है, इसके बारे में क्या हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है, अब पूर्ण पाचन कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लोग क्या करना है, वीडियो को अंत तक बने रहना है ताकि इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो अब पहला पॉइंट बनता है कि पाचन तंत्र किसे कहेंगे। कहता वैसा अंग जो जटिल भोजन को तोड़कर सरल पदार्थों में परिणत कर देता है, इन्हीं सामूहिक रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि पाचन तंत्र किसे होता है, यानी कोई भी जटिल भोज्य पदार्थ, हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े भोज्य पदार्थ को खाते हैं, यानी कि बड़े बड़े भोजन को खाते हैं, तो उसको क्या करता है, तोड़ देता है। और तोड़ के क्या करता है, वो सरल टुकड़ों में क्या करता है, परिणत करता है, कि वो पीस देता है। अब पीसने के बाद क्या होता है, हम लोग के शरीर के अंदर जो भी पदार्थ उपयोगी होता है उसको रख लेता है, और क्या होता है, और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है। यानी कि अनुपयोगी पदार्थ को मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब इसको भोजन को पचाने के लिए तो क्या होगा, दो भागों के लिए वर्णन किया गया, यानी कि दो भागों में बांटा गया। पहला है आहार नाल, जिसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा है पाचक ग्रंथियाँ, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आहार नाल किसे कहते हैं, चलिए उसको भी हम समझते हैं। तो आहार नाल क्या होती है, एक कुंडलित आकार की संरचना जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, और क्या होती है, यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली रहती है, और यह एक लंबी नलिकाओं के रूप में होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है, लंबाई पूछेगा तो कितना होता है, 8 से 10 मीटर तक होती है। और स्टार्ट कहाँ से होगा, मुख गुहा से मल द्वार तक फैली होती है। मुख गुहा क्या होती है, मल द्वार क्या, तो सारे हम डिटेल से चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। तो अब कहता है तो आहार नाल, तो आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा आते हैं। क्या क्या आते हैं फिर से देख लेते हैं, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। अब कहते हैं पाचक ग्रंथियाँ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्रंथियाँ भोजन को पचाने में पाचक रस, यानी कि जिसको बोलते हैं एंजाइम का निर्माण करते हैं। कौन, ये पाचक जो ग्रंथियाँ हैं, ये पाचक रस जिसको बोलते हैं हम एंजाइम का निर्माण करने का काम करते हैं। तो इस पाचक ग्रंथियाँ के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, लार ग्रंथियाँ जिसको बोलते हैं यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय आते हैं। किसके अंतर्गत, ये पाचक ग्रंथियाँ ग्रंथि क्या क्या, लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्न्याशय आते हैं। चलिए आपको फोटो थोड़ा सा कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अब ये क्या होता है, भोजन, जैसे भोजन किए तो भोजन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक मुंह। तो यहाँ पर जब मान लीजिए जो मुंह देख रहे हैं, तो ये मुंह, तो इसको बोलते हैं मुख, यानी कि इसको बोलते हैं मुंह, मतलब और यहाँ पर मुंह में क्या होता है, वो खाली स्थान होते हैं, इसको बोलते हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा का, गुहा का मतलब होता है बायोलॉजी में के टर्म में इसको बोलते हैं खाली स्थान। अगर मुंह में खाली स्थान है उसको बोलते हैं मुख गुहा। अगर ब्रेन में, जिसको कपार में खाली हो तो बोलते हैं कपाल गुहा। अगर छाती में खाली स्थान है तो उसको बोलते हैं वक्ष गुहा। लेकिन यहाँ पर चर्चा जो करना है इसके मुख
गुहा के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। तो अब वहाँ क्वेश्चन आएगा कि मुख्य गुहा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुख्य गुहा के बारे में पढ़ना है, तो मुख्य गुहा में क्या आता है, हम दांत के बारे में पढ़ना है। और दांत के बारे में पहले पूरे डिटेल चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा फोटो देख लेते हैं यहाँ पे। अब क्या बोल रहे थे, मुख। तो मुंह में जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं मुख गुहा। तो गुहा मतलब क्या था, खाली स्थान। तो मुख गुहा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। मुख गुहा में क्या आते हैं, दांत आते हैं, कितना 32 दांत होते हैं। अब दांतों को प्रकार भी पढ़ेंगे। अब क्या आता है, बहुत सारा लाल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। कहाँ, इस मुख गुहा के अंतर्गत। तो लाल ग्रंथियां कौन कौन है वो भी आगे पढ़ेंगे। चलिए हम दांत का फोटो ले लेते हैं, इसके बारे हम देखते हैं। अब देखते हैं हम दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 4 प्रकार के होते हैं, चलिए ऊपर लेते हैं। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, इसके बाद क्या आता है, मोलर, चौथा। पहला क्या आता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब करता क्या क्या है, चलिए सारी चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देख लेते हैं। कहता है अब दांत, कहता वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसको क्या करते हैं, रूट बोलते हैं। और वह भाग जो मसूड़े से ऊपर निकला रहता है उसको क्या बोलते हैं, सिर बोलते हैं। उसको इंग्लिश बोलेंगे तो क्राउन। अब कहता है दांत। दांत में 2 परत होती है। जैसे मान लीजिए कोई दांत है, इसका दांत है, ये दांत मान लिया जाए। तो दांत के अगर बाहरी परत है तो इसको बाहरी परत को क्या बोल देंगे हम, इनामेल बोलेंगे। लेकिन आंतरिक परत को जो है, इसका आंतरिक जो परत है यहाँ पे, इसको आंतरिक परत को क्या डेंटाइन बोल देंगे। क्या बोले, बाहरी परत को इनामेल और आंतरिक परत को क्या बोल देंगे हम, डेंटाइन बोल देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि डाइफायोडेंट मोनोफायोडेंट कैसे करते हैं। लेकिन अब देखेंगे बच्चे में तो क्या होगा, जब 5 से 6 वर्ष की अवस्था होती है तो क्या होता है, वो दांत टूट के गिरने लगता है। अब फिर क्या होता है, वो दांत फिर पुनः आ जाते हैं। तो कहता है वैसा दांत जो अपने जीवन काल में 2 बार आते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि क्या होता है, दूध का दांत जो होता है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है, फिर से वहाँ से वो दांत निकल आता है उसी स्थान पर। तो मतलब उसी दांत को बोलते हैं डाइफायोडेंट। अगर पूछेगा कि डाइफायोडेंट की संख्या कितनी होती है, तो इसकी अगर संख्या पूछेगा तो 20 होती है। तो मोनोफायोडेंट किसे कहेंगे, तो वैसा दांत जो केवल जीवन काल में एक ही बार आता है उसको मोनोफायोडेंट कहते हैं। जैसे आप लोग टर्म यूज किए होंगे जिसको बोलते हैं अकल का दांत, अगर जिसको बोलते हैं अकल चौवा, उसको क्या बोलते हैं, मोनोफायोडेंट कहते हैं। अब कहता है दांतों के प्रकार। तो अगर टोटल अगर दांत पूछता है कितना होता है तो 32, लेकिन इस 32 को कितना भाग में बांटा गया, ये 4 प्रकार में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलिए देख, अब पूछेगा इंसीजर क्या करता है, भोजन को काटने का काम करता है। कैनाइन क्या करता है, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर क्या करता है, भोजन को चबाने काम करता है। और मोलर भी क्या करता है, भोजन को चबाने काम करता है। चलिए अब फोटो हम देख लेते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर जो फोटो है ये पूरा क्या है, ये मुंह का पूरा स्ट्रक्चर है। जब ये मुंह का पूरा स्ट्रक्चर है तो अब क्या कर लेते हैं, चलिए समझते हैं। ये मुंह जो है, अब जैसे मान लिया जाए, अब दांत पढ़ना के दांत, पहला दांत कौन सी था, इंसीजर। तो यहाँ पर इंसीजर, मान लिया जाए हमको किसी को कुछ चीज़ अगर काटना है, जैसे मान लिया अमरूद खाते हैं, तो अमरूद अगर काटते हैं या सेब को काटते हैं तो किसका यूज करते हैं, तो इंसीजर का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको कह देगा कि कैनाइन क्या यूज करते हैं, अगर हम लोग जिसको बोलते हैं गन्ना, इस गांव के देहाती भाषा में बोलते हैं केतारी, और केतारी खाए होंगे, थोड़ा सा मुँह टेढ़ा करके हल्का सा छीले होंगे, अगर छीलने का काम होता है तो उसको क्या इसका यूज करते हैं, कैनाइन का यूज करते हैं।
अब कहता है प्री मोलर। तो प्री मोलर का काम करता है जब हम लोग भोजन को, ये क्या करता है, पीसने का काम करता है, और ये क्या करता है, ये मोलर भी क्या करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर पूछेगा क्या बच्चा में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो बच्चा में जो है प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन और पूछेगा और क्या होता है, तो थर्ड मोलर भी नहीं पाए जाते हैं। दांत इसमें कितना होता है, 4 है। अब देखो, अब पूछेगा कि इंसीजर की संख्या कितना होता है। अगर इंसीजर पूछेगा तो कितना है, यहाँ पर देख लीजिए, 1 दांत, 2 दांत, 3 दांत, 4 दांत। 4 दांत हो गया नीचे और 4 दांत ऊपर, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए कैनाइन कितना है, 1 दांत यहाँ और एक साइड यहाँ भी हो जाएगा, कितना होगा, 2, और ऊपर भी 2, टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब कहता है प्री मोलर, इसमें कितना, 1 दांत यहाँ, 1 दांत यहाँ, 2 दांत, और फिर ये साइड भी 2 दांत, कितना हो जाएगा, 4 दांत हो जाएगा, नीचे 4 ऊपर भी 4, टोटल कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। मोलर कितना हो जाएगा, 1 2 3, इधर भी 3, इधर भी 3, कितना हो गया, 6, और नीचे भी 6, ऊपर भी 6, टोटल कितना हो गया, 12 दांत। तो पूछेगा इंसीजर कितना दांत होता है, 8 दांत होता है। कैनाइन कितना दांत होता है, 4 दांत होता है। प्री मोलर कितना होता है, 8 दांत होता है। और मोलर पूछेगा तो 12 दांत होता है। अब यहाँ क्वेश्चन जो बनता है इसी प्री मोलर में अगर बच्चे में पूछेगा तो ये क्या आता है, प्री मोलर नहीं पाए जाते, जिसको बोलते हैं अग्र चवर्णक नहीं पाए जाते। और मोलर जो होता है यहाँ पे थर्ड मोलर नहीं पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, 2 वो है, तीसरा जो मोलर क्या था, ये थर्ड मोलर नहीं पाए जाते हैं। तो अब क्या होगा, तो अब कहता है, तो समझ में आया कि अगर इसका इंसीजर मतलब क्या, इसको बोलते हैं हिंदी बोलेंगे तो कतरनक, कैनाइन बोलेंगे तो भेदनक, प्री मोलर बोलेंगे तो अग्र चवर्णक, और मोलर बोलेंगे तो चवर्णक। बताए थे कितना होता, 8 कैसे होता है वो भी गिनाए थे। इसकी संख्या कितना होता, 8 4 8 12। तो अब क्या करता है, ये भोजन को काटने का काम करता है। ये कैनाइन क्या करता है, भेदनक, हम लोग बोलते हैं ना कि भेदनक के भेद कर दे, यानी कि चीर फाड़ने का काम कर, अगर पूछेगा तो कौन काम करता है, तो भेदने का काम करता है। अगर प्री मोलर पूछेगा तो भोजन को चबाने का काम करता है। ये भी मोलर भी क्या का, भोजन को चबाने का काम करता है। अब यहाँ पूछेगा कि डेंटल फार्मूला किसे का, दांत का फार्मूला क्या होता है। तो एक बार इंसीजर, अब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, क्या लिखे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और फिर बटे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि ये दांत, ये चारों दांत लिख दिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और बटे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब यहाँ हम अभी तुरंत चर्चा किए क्या कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ 21 तक कैसा है। तो अब क्या होता है फार्मूला, कि जब दांत को, अगर दांत का फार्मूला है कि दांत को 1/4 भाग ही दिखाया जाता है। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितना है, इंसीजर कितना हुआ 8, कैनाइन कितना है 4, ये फिर कितना हो गया 8, इसके बाद कितना हो गया यहाँ पे 12। अगर 4 से अगर भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ऊपर में कितना हो गया, ये 21 23 ऊपर का हुआ, फिर अगर नीचे में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 तक। ये कब होता है, ये वयस्क मानव होता है, जब आदमी बड़ा हो जाता है तब ये फार्मूला होता है। लेकिन पूछेगा कि बच्चा में कितना होता है, तो अभी हम तुरंत चर्चा किए थे कि बच्चा में क्या होता है, ये क्या क्या नहीं पाया जाता है। पहली बात बोले थे प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है, ये थर्ड मोलर नहीं पाए जाते हैं। जब थर्ड मोलर नहीं पाए जाएंगे इसका मतलब जो एब्सेंट ये नहीं पाएंगे, मतलब ये क्या हो गया, प्री मोलर क्या होगा 0, और जब थर्ड मोलर नहीं पाया जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, तो ये 8 बचेगा, तो इसमें भाग कितना हो जाएगा, एक तो 21 0 बटे 21 0 तो अब पूछेगा कि बच्चा में जो हो उसका फार्मूला होता है तो कौन, तो 21 0 लेकिन अगर वयस्क में पूछेगा, यानी कि बड़ा में पूछेगा तो 21 23 फार्मूला होता है।
उम्मीद है दांत के बारे में क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये क्या आपको फोटो भी दिखाई पड़ ही गया होगा। अब देख रहे हैं ये कैसा होता है, इंसीजर कैसा आता है, थोड़ा सा इस आकार में होता है। कैनाइन क्या आता है, ये इस आकार में होता है। प्री मोलर हो गया, ये मोलर हो गया। चलिए आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। बहुत ही अब आगे चलते हैं। कहता मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है जो कर्मश है। तो मुख गुहा में कितने जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी। कौन कौन? पेरिटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। चलिए फोटो हम दिखा देते हैं कौन कौन है, वो भी दिखा देते हैं। अब देखिए इस फोटो में यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, पेरिटिड। इसके बाद क्या है यहाँ पर, ये हरा पीला वाला देख रहे हैं, पेरिटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। यहाँ पर क्या 3 ग्रंथियाँ, पेरिटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। अब कहता है इस लार ग्रंथियां से क्या होते हैं, प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर क्या है, लार का क्या आता है, स्रावन होता है, यानी कि लार निकलता है। इस लार से क्या आता है, लाइसोजाइम भी निकलता है। जैसे हम लोग क्या होता है कि भोजन करते हैं, भोजन के साथ साथ क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, कीटाणु भी चल जाता है, जीवाणु चल जाता है। तो वो क्या करता है, यहाँ क्या निकलता है, लाइसोजाइम। तो क्या जब इस लार ग्रंथि से लाइसोजाइम निकलता है, वो क्या करता है, भोजन में उपस्थित जो भी कीटाणु आया तो उसको क्या करता है, ये भोजन वहाँ पे मारने का काम करता है। लाइसोजाइम के साथ साथ टाइलिन भी निकलता है, डाइस्टेज भी निकलता है और म्यूलिन भी निकलता है। ये सारा क्या है, एंजाइम है। लेकिन इसमें भी पूछेगा सबसे अधिक मात्रा में कौन निकलता है। अगर इसमें भी अगर सबसे पूछ देगा अधिक मात्रा में कौन, तो सबसे अधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। तो अब क्या करता है लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम क्या करता है, ये कीटाणुओं को मारने काम करता है। और क्या करता है, अब पूछेगा टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज ये क्या करता है, भोजन को क्या करता है, स्टार्च जो होता है जिसको बोलते हैं मंड, मंड को शर्करा, शर्करा क्या बोलते हैं यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। जैसे क्या होता है, हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी खाने के बाद क्या होता है, हम लोग उसको चिबाते हैं। हम जितना चिबाते हैं जितना चिबाते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, वो मीठा लगने लगता है, यानी कि वो शर्करा के रूप में चेंजिंग हो जाता है। इसी कारण से क्या होता है, हमको मीठा लगने लगता है। कौन, ये टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, बदल दे। लेकिन अब पूछ देगा कि म्यूलिन क्या करता है, टाइलिन और डाइस्टेज तो हो गया। अब पूछेगा म्यूलिन क्या करता है, म्यूलिन भोजन को क्या करता है, चिपचिपा, लसलसा। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो भोजन क्या आता है, पहले चिपचिपा हो जाता है, लसलसा हो जाता है। और जब तक चिपचिपा लसलसा नहीं होगा तो ये क्या कर, भोजन अंदर जाएगा ही नहीं, यानी कि वो भोजन निगलाएगा ही नहीं। जैसे आप देखेंगे कोई बिस्कुट, सूखा बिस्कुट खाए होंगे, वो जब तक उसमें लार सनाता नहीं है तब तक वो क्या करता, भोजन नीचे सरकता ही नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि म्यूलिन क्या करता है, भोजन को चिपचिपा, यानी कि वो जिसको बोलते हैं लसलसा, लसलस, वो क्या करता हूँ उसको बनाने में मदद करता है। जिससे क्या होता है, वो भोजन उससे निगलने में आसान हो जाता है। जब भोजन यहाँ तक तो हो गया कि भोजन क्या क्या है। अब एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर पूछ दे कि जीव, तो जीव क्या होता है, ये जीव, अजीब के ऊपर छोटे छोटे क्या होता है, अंकुर पाए जाते हैं। जब अंकुर पाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं, ये स्वाद कलियाँ होते हैं। और ये क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, यानी कि प्लेट, इसमें क्या होता है, कोई हड्डी नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब कहता है भोजन, भोजन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मुख गुहा से स्टार्ट हुआ था। मुख गुहा जब आगे हो बढ़ता है तो अब क्या बोले थे, 2 भाग में। तो मुख गुहा का यानी कि वो कहाँ से भोजन, एक ग्रास नली, तो ग्रास नली के क्या होता है, पिछला भाग क्या बोलते हैं उसको, हम ग्रसनी बोलते हैं, फायरिंग्स। इसके बाद क्या होता है, फायरिंग्स जो है
इसके 2 छिद्रों में खुल जाते हैं। एक हो जाता है निगल द्वार, एक वो होता है कंठ द्वार। तो निगल द्वार कहाँ से ये खुलता है, तो ये ग्रास नली में खुल जाता है। कंठ द्वार क्या होता है, ये श्वास नली में खुल जाता है। क्या बोले, निगल द्वार ग्रास नली में, कंठ द्वार कहाँ खुल जाता है, ये श्वास नली में। जब भोजन हम किए, अब चलिए थोड़ा फिर समझ लेते हैं। जैसे हम भोजन किए, अब देखिए जैसे यहाँ पर मुंह से भोजन किए, जैसे यहाँ से मुंह से भोजन किए तो यहाँ से क्या आता है, ग्रास नली, 2 नली खुल यहाँ पर होती है। यहाँ पर क्या आती है, 2 नली होती है। तो एक को हो जाता है ये पर ग्रास नली, एक वो होता है ये श्वास नली। तो अब क्या आता है, भोजन से करने के बाद कहाँ जाएगा, तो ग्रास नली में जाएगा कि श्वास नली। तो श्वास नली का मतलब वो उसमें सांस जाएगा, और ग्रास नली का मतलब वो क्या, वहाँ पे भोजन जाएगा। तो भोजन क्या होता है किसके द्वारा, तो ये आहार नाल के द्वारा। तो क्या होता है, जिसको होते हुए क्या होता है, आइसोफेगस, जिसको बोलते हैं ग्रास नली। तो जब भोजन किए तो ग्रास नली के द्वारा क्या हो जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा भोजन, आमाशय में। इस आमाशय में जिसको बोलते हैं पेट। भोजन कहाँ से स्टार्ट है, मुख गुहा से, एक ग्रास नली के द्वारा होते होते क्या होता है, भोजन आमाशय में पहुँच गया, यानी कि पेट में पहुँच गया। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत सारा फेमस सुने होंगे कि जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमको हिचकी क्यों आता है। तो हिचकी मेन कारण जो है, तो चलिए इसका हम फोटो के द्वारा देख लेते हैं। जैसे देखिए, इसको आराम से समझना है। जैसे हम भोजन किए यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा। मुख गुहा से भोजन करने के बाद हमको कहाँ जाना चाहिए था, भोजन ग्रास नली में। भोजन कहाँ चाहिए जाना चाहिए था, ग्रास नली में। लेकिन जब भोजन करने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक क्या आता है, यहाँ पर एक संरचना है, यानी कि जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। यहाँ पर क्या आता है, एक एपिग्लोटिक्स पाए जाते हैं। अब ये क्या, एपिग्लोटिक्स क्या करते हैं, जब भोजन करेंगे तो एपिग्लोटिक्स कहाँ लगाता है, ये श्वास नली में लगा रहता है। ये एपिग्लोटिक्स कहाँ लगाता है, ये श्वास नली पर ये लगा हुआ रहता है। तो अब क्या होगा, जैसे हम भोजन किए, भोजन करने के बाद क्या आता है, ये एपिग्लोटिस, इसको जहाँ पर लिखा हुआ भी, एपिग्लोटिस क्या आता है, ये श्वास नली को क्या करता है, ढक देता है, जिससे भोजन क्या करता है, ये श्वास नली में न जाके आइसोफेगस में चल जाता है, जैसे कि ग्रास नली में चल जाता है। लेकिन अब होता क्या है, यहाँ पे कभी कभी हम क्या करते हैं, खाते हैं खाना, यहाँ किसी और के बारे में क्या करते हैं, हम सोच रहे होते हैं। खाते खाना घर में बैठ के किसी और के बारे में सोच रहे थे, या ध्यान कहीं और रहता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो एपिग्लोटिक जो है, इसको डायरेक्शन दिमाग देता ही नहीं है। तो क्या करते हैं, ये यहाँ पर इसको बंद कर के ढकता ही नहीं है। जब ढकता नहीं है तो इस भोजन आइसोफेगस में, ग्रास नली में ना जाके ये भोजन कहाँ चल जाता है, श्वास नली। यहाँ पर एक ट्रेकिया जैसे जहाँ पर लिखा हुआ, तो भोजन क्या करते हैं, ये जब ढकता ही नहीं है तो क्या करते हैं, ये खुला ही रह गया। तो क्या हो गया, खुला ही रह गया। तो जब खुला रह गया तो भोजन कहाँ चल जाता है, ये तो ये ग्रास नली में ना जाके भोजन कहाँ चल जाता है, ये श्वास नली में भोजन ना जाके जब भोजन ये ग्रास नली में जाके भोजन कहाँ चल जाता है, तो श्वास नली में चल जाता है। तो लेकिन यहाँ श्वास नली किससे जुड़ा होता है, फेफड़ा से जुड़ा होता है। तो अब क्या चाहिए, फेफड़ा क्या चाहिए, यहाँ पे श्वास चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या चलाएगा, भोजन चलाएगा। तो वही क्या करता है, तब उसको नीचे से धकेलता है। जब धकेलता है तो वो क्या होता है, तो वो धीरे धीरे ऊपर आता है, जिसके कारण से भोजन फिर ये श्वास नली से भोजन निकल के कहाँ, फिर आइसोफेगस बन के ग्रास नली में चल जाता है। लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी वोमिटिंग, जिसको बोलते हैं उल्टी आ जाना। तो वो कैसे होता है, जब हम भोजन किए, तो जब भोजन करने के बाद क्या होता है, बहुत जल्दी खाने लगते हैं। जब बहुत जल्दी खाते हैं या कम ही समय में क्या था, बहुत स्पीड से खाने लगते हैं, तो वो भोजन क्या करता है,
तो भोजन आमाशय में न पहुँच के क्या होता है, वही रास्ते में रह जाता है। तो जब रास्ते में रह जाता है तो वो क्या करता है, फिर बाहर क्या करता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। जब निकालते हैं तो बाहर, तो वो क्या होता है, उसको वोमिटिंग या उल्टी कहते हैं। तो अब भोजन पता चल गया कि हमको उल्टी क्यों आता है, इसके बाद क्या चल गया वो हमको ये सरकते क्यों हैं। तो अब चलते हैं आगे के हम पोर्शन के ऊपर। दांत के वर्म हो गया, आगे चलते हैं इपोग्लोटिस। तो इपोग्लोटिस यहाँ पर लिख भी है, क्या है, इपोग्लोटिस एक कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसे क्या कहेंगे हम, इपोग्लोटिस। इपोग्लोटिस के क्या काम है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। अब कहता है कर्माकुंचन। कर्माकुंचन किसे कहेंगे, जब भोजन क्या होता है, अगर मान लिया जब मुंह से स्टार्ट किया, अगर बीच में अगर क्या आता है, ये अगर सिकुड़न और फैलाव होता है, अगर वो नहीं होगा तो जिससे भोजन मुंह से करेंगे तो वो पेट में डायरेक्ट जाके गिरेगा। जैसे मान लिया छत पर से अगर कोई चीज़ को हम गिराते हैं नीचे, अगर बीच में कोई बाधा नहीं है तो डायरेक्ट जब नीचे गिरता क्या, चब्भांग दूर गिरता है, हड़बड़ करने लगता है कि भैया। तो उसी तरह भोजन जब हम करते हैं तो जैसे पेट में जाएगा तो हड़बड़ा गिर जाएगा, तो उससे क्या आवाज़ करेगा। लेकिन वो नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आता है, ये ग्रास नली में तो ऊपर में क्या आता है, इस सिकुड़न और फैलाव होता है, यानी कि सिकुड़न और सिकुड़ता है और फैलता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, कर्माकुंचन बोलते हैं। इसी द्वारा क्या था, भोजन धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाता है और एक भोजन कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय में। अब चलिए अब पढ़ते हैं आमाशय के बारे में। लेकिन अब से पहले अब ग्रास नली होता है, इसके बाद आगे से बढ़ जाता है। तो ग्रास नली पूछ देगा, ग्रास नली क्या होता है, तो ये नली के समान संरचना होती है जो मुख गुहा से कहाँ तक फैली रहती है, आमाशय से जुड़ी रहती है। पहले क्या आता है, ग्रास नली कैसे कहें, ये कहाँ से, मुख गुहा से आमाशय को जोड़ने का काम करते हैं। तो कौन करते हैं, ये ग्रास नली। तो अब कहता है देखो ग्रास नली, इसमें क्या था, मुख गुहा से सना वो भोजन किसके द्वारा, ये भोजन में क्या आता है, वहाँ पर क्या निकलता है, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूलिन। तो भोजन को सान दिया था। अब वो सना हुआ जो भोजन है किसके द्वारा है, इस ग्रास नली के द्वारा। किसके द्वारा, ये इस ग्रास नली के द्वारा भोजन कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय में पहुँच जाता है। तो अब आमाशय किसे कहेंगे, चलिए इसके बारे में धीरे धीरे हम पढ़ते जाते हैं। अब चलिए इसको फोटो देख लेते हैं, आमाशय कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे भी समझेंगे। अब देखिए आमाशय कहाँ, ये क्या आ गया, ये मुख गुहा हो गया। मुख गुहा किसके द्वारा जुड़ा था, ये आइसोफेगस जिसको बोलते हैं ग्रास नली। ये ग्रास नली किससे जुड़ा हुआ, ये है आमाशय के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम पेट। तो यहाँ पर पेट को जो है इस कैसा होता है, एक क्या होता है, यू आकार का नली। यहाँ देख रहे थोड़ा सा, ये कैसा अगर पूछ देगा कि आमाशय कैसा होता है, तो यू आकार का, ये देखिए ऐसे देख रहा है ना, यू आकार का। तो एक पूछ देगा तो कैसा होता है, एक यू आकार का नली होता है। और ये क्या होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जो क्या होता है, एक थैली के आकार की संरचना होती है। कैसा होती है, थैली से देख रहा है ना, यू एक थैली के ऐसा क्या होती है, संरचना होती है। अब क्या होता है, इसको आमाशय को 3 भागों में बांटा गया। तो आमाशय को कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो कौन कौन 3 भागों में, तो एक होता है कार्डियक, दूसरा क्या था, एक भाग को बोलते हैं कार्डियक, एक भाग को फंडिक, दूसरा भाग को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। क्या है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो कार्डियक से क्या निकलता है, HCl। अब फंडिक में क्या आता है, अब देखे होंगे फंडिक में तो इस आकार के एक संरचना पाई जाती है। इस आकार का अगर कहीं भी अगर कोई जानवर हो गए, अगर उसको देखेंगे, अगर भोंटी अगर फोड़ के देखे होंगे तो उसके ऐसे आकार के कुछ उसके अंदर तौलिया आकार के जो संरचना पाई जाती है, इसको क्या तौलिया आकार के जो संरचना पाए जाते हैं वो क्या, उसको बोलते हैं रोजी। वो पाए कहाँ जाते हैं, फंडिक में पाए जाते हैं। तो ये काम करता है। अब ये क्या काम करता है, तो ये करता भोजन को जैसे हम किए
तो वहाँ किसके द्वारा, ग्रास नाली के द्वारा भोजन कहाँ पहुँच जाता है, ये आमाशय में पहुँच जाता है। आमाशय में पहुँचने के बाद ये क्या आता है, ये क्या करता है, भोजन को रोक कर रखने का काम करता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग भोजन नहीं कर पाते हैं या कोई व्रत करते हैं या तो कोई त्यौहार करते हैं, तो क्या होता है, हमको भोजन नहीं मिल पाता है। जब भोजन नहीं मिल पाता है तो ये क्या का काम होता है, तो भोजन नहीं मिलने के कारण से ये रूजी, ये इसका क्या नाम है, रूजी, इसका क्या नाम है, रूजी। तो यही रूजी क्या आता है, खड़ी हो जाते हैं। तो जब खड़ी हो जाता है तो ये क्या करता है, पेट में क्या आता है, गड़न होता है, यानी कि चुभन महसूस होता है। तो वही लोग कोई कोई बोलने लगता है कि पेट में क्या आता है, वो गड़, यानी कि वो गड़ाता है। चलिए ये समझ। अब ये कहाँ तक, ये कार्डियक्स, तो कार्डियक से क्या निकलता है, HCl। तो HCl आपको पता होगा, HCl का मतलब होता है खट्टा, HCl का मतलब ही क्या होता है, खट्टा। अब देखो यहाँ से क्या निकल, HCl। जब जैसे हम किसी के द्वारा मान लिया हम भोजन किए, तो भोजन करने के बाद ये भोजन कहाँ पहुँच गया, अगर पेट में, तो पेट में क्या पाया जाता है, HCl, मतलब क्या होता है, ये खट्टा। जब क्या होता है, जब हम किसी खाए खाना खाने के बाद हम उल्टी करते हैं, हमको कैसा महसूस होता है, खट्टा। आखिर कहाँ ऐसा होता है पता चला, क्योंकि भोजन में क्या मिला दिए, जैसे हम मुख गुहा से भोजन करने के बाद यहाँ आ गया हमारे पेट में क्या है, यहाँ पर HCl है, मतलब खट्टा। जैसे भोजन यहाँ आमाशय में पहुँचा तो यहाँ क्या मिल गया, HCl, जिसके कारण अब हम क्या उल्टी भी करते हैं तो हमको कैसा नज़र आता है, या तो कैसा महसूस होता है, हमको खट्टा महसूस होता है। तो पता चला कि जब हम लोग भोजन करने के बाद जो उल्टी करते हैं तो हमको खट्टा क्यों महसूस होता है, क्योंकि भोजन करने के बाद कहाँ आया था, आमाशय में, यानी कि पेट में आया था। अब पेट में क्या मिला दिया था, HCl मिलाने के बाद क्या हमको महसूस हो रहा था, खट्टा। चलिए इसके बारे में हम पूरा पढ़ते हैं, फिर से समझ लेते हैं। क्या था, आमाशय क्या था, एक थैली आकार की संरचना होती है जो उदर गुहा के बाईं और अनुप्रस्थ काट में क्या था, वो होती है, जो क्या था, ये भोजन को संग्रहित करने का काम करता है और ये पचाने का भी काम करता है। कौन, ये आमाशय। तो आमाशय कितना भाग में बताए थे, हम बताए थे कितना भाग में, 3 भाग में। कार्डियक जिसको कहाँ, ये मध्य भाग है, फंडिक जो क्या मध्य भाग है, अब पाइलोरिक की क्या है, पिछला भाग है। 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो कार्डियक से क्या निकलता है, HCl निकलता है, जो टाइलिन के प्रभाव को क्या करता है, ये समाप्त करता है। क्योंकि मुंह में क्या बना था, वो टाइलिन, ये क्या करता है, यहाँ पर टाइलिन से समाप्त करके क्या मिला देता है, यहाँ पे HCl मिला देता है, जो भोजन को अम्लीय बनाता है, जिसके कारण से हम उल्टी भी करते हैं। कैसा, हमको अम्लीयता महसूस होता है, खट्टा महसूस होता है। और ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, और ये साथ ही क्या करता है, कीटाणु को भी मार देता है। कांटे के बाद क्या होता है, फंडिक। ये फंडिक क्या था, आमाशय के बीच का भाग होता है, जो कांटेनुमा संरचना पर बताए थे ना, ये बीच में क्या था, ये तौलिया आकार की ऐसा आता है, तौलिया देखे ना, तौलिया, उसमें ऐसा होता है ना, इस आकार का संरचना होती है, जिसको हम क्या बोले थे, कि इसको क्या बोले थे हम, रोजी। तो इस तौलिया को हम क्या बोले थे, रोजी कहते हैं, जो भोजन को क्या करता है, रोक कर रखने का काम करता है। अब क्या था, पाइलोरिक। तो पाइलोरिक क्या होता है, ये आमाशय के पिछला भाग होता है, नीचे का भाग होता है, जिसमें क्या होता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे कहता है जठर रस निकलता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जब हमारे पेट में क्या पाया जाता है, HCl, कार्डियक में क्या पाया जाता है, हमारे HCl पाए जाते हैं। तो अब जब HCl में क्या होता है, जब HCl पाया जाता है, हमारा पेट तो जल जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर HCl है, अम्ल है, तो वो क्या होता है, जलाने का काम करता है। लेकिन तो हमारा पेट क्या होता है, जल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जलता। इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर पाइलोरिक से क्या निकलता है, एक जठर रस निकलता है, जो क्या करता है, ये यहाँ पर जठर रस निकलने के बाद ये क्या करता है, टाइलिन को, ये HCl के प्रभाव को समाप्त कर देता है, जिससे क्या होता है, पेट को जलने से बचा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जब नहीं निकलता है तो इसी क्या होता है, वो बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है, जठर रस निकलना जब बंद हो जाएगा तो इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक रोग हो जाता है, गैस्ट्रिक बनने लगा। तो जठर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या था, इस्लेमा, या जिसको बोलते हैं म्यूकस, भित्तीय अम्लजन कोशिकाएं। इसके बाद क्या, मुख या जाइमोजिन कोशिकाएं।
यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आपको फोटो देख ही लिए होंगे। यही क्या है, यही क्या है, ये यहाँ ये क्या पूरा ये हमारा अमाशय है। चलिए आगे हम इसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या होती है, कहता है अब पूछेगा छोटी आंत क्या होता है। छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी संरचना कैसी होती है, तो बेलनाकार होती है, जो यहीं पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो माँ क्वेश्चन पूछेगा तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो क्या आंसर मारना आपको, छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो वो कैसे होता है, चलिए उसको समझ लेते हैं। तो माँ क्वेश्चन और भी आएगा, तो छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और ड्यूडेनम को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रहणी। इसका तो हिंदी में क्या है, सेम ही है, जेजुनम और इलियम। तो क्या क्वेश्चन हुआ, छोटी आंत के कितना भागों में, 3 भागों में, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब सारे को पॉइंट को समझते हैं तो क्या होती है। कहता है ग्रहणी, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ग्रहणी छोटी आंत का क्या होता है, ये पहला भाग है, जिसका आकार कैसा होता है, तो सी के आकार का होता है। ये कैसा होगा, ग्रहणी कैसा होता है, सी के आकार का होता है। अब का जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू हो जाता है, यानी कि जब अमाशय जब वहाँ से हुआ तो अब क्या होता है, अब भोजन क्या था, जब अमाशय में क्या था, जब हुआ इसके बाद जो भाग शुरू हुआ, इसके बाद क्या होता है, ठीक भाग शुरू हो जाता है, जिसमें पित्त निकलती है, वह क्या होता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। तो वो क्या होता है, अभी थोड़ा सा आगे चल के फोटो दिखाएंगे, समझ में हो जाएगा। अब कहता है जेजुनम। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है, जो जेजुनम के बाद भोजन इलियम में चल जाता है। पहले क्या था भोजन, अब इसका इलियम क्या, तो वो देख लेते हैं। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है, इसी भाग में भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण होता है। हम बताए थे तुरंत, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत में भी कहाँ, तो इलियम में पूर्ण भोजन पाचन हो जाता है। आज जैसे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाने के बाद अब जिससे हमको शरीर को क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, खनिज चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए शरीर को, वो क्या था, वो यहीं पर क्या आता है, छोटी आंत के कहाँ, इलियम। तो इलियम में भी कहाँ एक तो बिलाई होता है, इलियम का बिलाई, जो उंगली में संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, बिलाई बोलते हैं। तो वहीं पर क्या करते हैं, ये भोजन जो पचा उसको क्या करते हैं, जो भी ज़रूरत है उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और इसके बाद जो इसका ज़रूरत नहीं है उसको क्या करता है, वो आगे भेज देता है। चलिए अब सबको फ़ोटो भी दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये तो अमाशय भी पढ़ा रहे थे। ये क्या था, अमाशय। अमाशय जैसे जो अगला भाग है ये क्या है, ड्यूडेनम, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी। तो ड्यूडेनम के बाद इसके बाद जैसे यहाँ पर ये क्या था, ये जितना ये पूरा एकदम लपेटा हुआ जो देख रहे हैं, एकदम रस्सी की तरह चारों बगल घुमा घुमा जो देख रहे हैं, ये क्या है, सारा क्या है, ये छोटी आंत है। ये क्या है, छोटी आंत। इसके बाद ड्यूडेनम हो गया, इसके बाद यहाँ क्या बोलते हैं, जेजुलम, जेजुनम हो गया। जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम क्या आ गया। इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आता है, इलियम। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, इलियम है, नहीं दिखाई पड़ा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये इलियम है, यहाँ पर क्या है, इलियम है। तो यहीं पर और एक भी होता है, एक अपेंडिक्स है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं संरचना, तो ये क्या है, अपेंडिक्स। तो वहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि अपेंडिक्स किसे कहते हैं। तो अपेंडिक्स ये क्या, ये मुख्य रूप से जो अपेंडिक्स करता क्या है, ये भोजन का क्या, सेलुलोज का पाचन करने का काम करता है। कौन, अपेंडिक्स। तो क्या हम लोग में जो अपेंडिक्स है वो क्या करता है, हम लोग में अब क्या, हम लोग सेलुलोज तो खाते नहीं, सेलुलोज की मतलब हो गया पेड़ पौधे, पत्तियाँ, शाखा, ये सब क्या सेलुलोज का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो खाते नहीं हैं, तो इसी कारण से क्या आता है, हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं। पहले इसका क्या आता है, इसका बहुत हमारे शरीर में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन अब इसकी क्या तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपेंडिक्स को हमारे शरीर का सबसे अवशेषी अंग
के अंतर्गत रखा गया है। ये कौन? अपेंडिक्स को। ये देख रहे हैं ना संरचना, ये क्या है? अपेंडिक्स है, जो हमारे शरीर का ये अवशेषी अंग के रूप में रखा गया। इसे कोई भी मकड़ी, जब कभी कभी जब हम लोग भोजन करते कभी कभी जब फंस जाता है इसमें क्या होता है, बहुत दर्द भी होने लगता है, जिसके कारण सुने होंगे ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करवाता है। तो ये क्या है? अपेंडिक्स, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे जिस तरह अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषी अंग है, तो हमारे कान जो है, कर्ण पल्लव, जो जिसको कभी कभी बच्चा में देखे कान पकड़ के खींच लिया होगा, उससे जो उसे बोलते कर्ण पल्लव, तो वो भी हमारे शरीर का क्या है? अवशेषी अंग है। तो बोलेगा नहीं सर, जो हमको बहुत ज़रूरी है, तो एक ही काम है, क्या करता है? थोड़ा देखने में सुंदर लगना, और क्या करता है? चश्मा रखने का काम करता है। उम्मीद है ये क्या था आपको समझ में आ गया। सारा पॉइंट तो समझ में आ गया। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब कहता है लीवर। तो लीवर कहाँ है शरीर के अंदर, वो भी चलिए समझा देते हैं। यहाँ पहले इसके बाद पढ़ते हैं, इसके बाद आगे हम चलते हैं। ये शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, जिसका अगर वजन की बात किया जाए 1.5 यानी कि 1.5 kg का होता है। और ये क्या था? क्षतिग्रस्त कोशिका को पुनर्निर्माण, यानी कि ये क्या था? इसमें सेल डिवीजन खर्च सबसे ज़्यादा होती है। बहुत जल्दी क्या था? ये कोशिका का विभाजन कर लेता है, जिससे क्या होता है, अगर कोई क्षतिग्रस्त भी होती है तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और ये लीवर क्या करता है? ये जिसको बोलते हैं यकृत, ये क्या था? पित्त का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं बाइल, ये क्या करता है? पित्त का निर्माण करने का काम करता है। चलिए इसको फोटो भी दिखा दें आपको समझ में। देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये पर क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या? लीवर देख रहा है। और ये क्या करता है? ये यकृत जो है, देखो यहाँ पित्ता से क्या होता है? ये हरा रंग की होती है। कैसा होती है? तो पित्ता से हरा रंग। और इससे क्या निकलता है? क्षारीय पदार्थ। यहाँ से पेट से निकला तो अम्लीय, तो लेकिन इस पित्ता से जो क्या होती है, वो क्षारीय पदार्थ निकलती है। तो यहाँ पर क्या आता है? लीवर में क्या कहते हैं? ये जो क्या था, कैसा होता है? ये हरे रंग की होती है। तो चलिए आगे इसको हम देख लेते हैं। इसको यहाँ क्या था? ये बाइल का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं लिक्विड। जब पित्त आप देखे होंगे, अगर किसी अगर कोई जानवर अगर काटा होगा तो वो हरा होगा, निकला होगा, तो क्या कैसा होता था? हरा होता है। तो बहुत लोग सुने होंगे, अगर वो क्या करता है, वो अगर मांस में अगर वो फूट जाता है तो वो क्या करता है? वो पूरे मांस को क्या करता है? ये खराब कर देता है। तो इसीलिए क्या करता है? उसको अच्छी तरह से काट के निकाल देता है। तो वहाँ अब क्वेश्चन पूछेगा कि पित्ताशय क्या होती है? ये क्या था? एक थैली आकार की संरचना होती है, जो क्या था? जिसमें लीवर से क्या था? पित्त जमा होती है। तो जब लीवर से जो निकलता है कहाँ जमा होते हैं? पित्ताशय में, इसको बोलते हैं लीवर से निकला हुआ कहाँ जमा होती है? पित्ताशय में जमा होती है। और ये कैसा होता है? ये गाढ़ा होकर क्या होता है? गाढ़ा द्रव होता है, जो पाचन तंत्र में पहुँचता है और जो पचन की क्रिया में आसान। तो ये भी क्या करता है? ये जिससे क्या निकलती है? जो गाढ़ा द्रव जो निकला, लिक्विड जो निकला, ये क्या करता है? ये मिल जाता है। इसी कारण से क्या आता है? ये टैरिन के प्रभाव का होता है। अब देखिए थोड़ा सा भी कर दो, जैसे यहाँ पे समझने का थोड़ा सा हम प्रयास करना आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये यकृत क्या कहते हैं? पित्त का निर्माण हो गया। ये पित्त कैसा होता है? एक गाढ़ा लिक्विड होता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्षारीय पदार्थ होता है। ये क्या होता है? क्षारीय होता है। कौन? ये पित्ताशय क्या होता है? क्षारीय होता है। लेकिन यहाँ पेट में क्या निकला था? HCl। अब दोनों जाके यहाँ पर अगर मिल गया तो ये क्या होगा? यहाँ पे दोनों मिल गया। जानते हैं जब क्षारीय और अम्लीय जब दोनों मिलता है तो क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? यहाँ पर भी क्या होता है? पेट आगे जलने से बच जाता है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि पित्त के 2 कार्य के लिए, तो क्या होता है? पित्त क्या करता? आमाशय से ग्रहण में आए अम्लीय भोजन क्या करता है? नष्ट कर उसे क्या करता है? क्षारीय बना देता है। क्योंकि आमाशय में कैसा हो जाता है? भोजन अम्लीय हो जाता है। उसे खत्म करके वो क्या करता है? वो क्षारीय बना देता है। और क्या करता है? पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा को विखंडन करता है। इस क्रिया को क्या कहता है? पायसीकरण भी बोलते हैं। अब बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या होता है? जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। तो फोटो भी दिखाते हैं पेनक्रियाज कहाँ होती है।
यहाँ पर देखिए ये पीले आकार का जो संरचना देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये अग्न्याशय है। ये क्या है, ये अग्न्याशय। यहाँ पर देख रहे ये जो देख रहे हैं, तो ये क्या है, अग्न्याशय। इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इससे यही निकलता है। कहाँ होता है ये, अमाशय के ठीक नीचे, ग्रहणी के ठीक, ग्रहणी को घेरे पीले रंग के, कैसा हुआ था देखे थे, यहाँ पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जिसे अग्न्याशय कहलाते हैं। इसे क्या बोले, 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक याद करेंगे, LAT, लेट यानी कि L से क्या लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। अब क्या आता है यहाँ पर कि भोजन का पूर्ण पाचन। तो क्वेश्चन बताए थे कि भोजन का पूर्ण पाचन क्या हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। लेकिन आगे चलते हैं अब बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत क्या है उसके बारे में फोटो भी दिखाते हैं आपको। बड़ी आंत क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ से जो पूरा जो मोटा वाला भाग यहाँ पर ये देख रहे हैं, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ये सब जो देख रहे हैं, ये सारा क्या है यहाँ, ये बड़ी आंत ही है। चलिए बड़ी आंत के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। बड़ी आंत, छोटी आंत आहार नल के अगले भाग कहाँ खुलती है, बड़ी आंत में। छोटी आंत का जब अगले भाग कहाँ खुलती है, आहार नल में। तो अब यहाँ अब क्या था, भोजन किस रूप में लेता है, कायम का रूप ले लेता है। तो भोजन इसे पाचन नहीं होता है। जब बड़ी आंत में क्या होता है, ये भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ये एक तो करता क्या है, ये जल को अवशोषित करने का काम करता है। क्या करता है, ये जल को अवशोषित करने का काम करता है। लेकिन अब देखो बड़ी आंत मुख्य रूप से कितना भागों में बांटा गया, 2 भागों में, अन्य जिसको बोलते हैं, एक भाग को कोलन, दूसरा भाग को मलाशय या रेक्टम जिसको बोला जाता है। तो अब यहाँ आएगा कोलन को 3 भागों में, कौन कौन, जिसको बोलते हैं ऊपरीगामी, जिसको बोलते हैं असेंडिंग, अनुप्रस्थ कोलन जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, अधोगामी जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग। चलिए वो भी देख लेते हैं कौन कौन है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर ऊपर जा रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे, असेंडिंग, क्या बोल देंगे असेंडिंग। अरे यहाँ पर अगर इधर से जा रहे हैं इसको क्या बोल देंगे, ट्रांसफर। यहाँ से असेंडिंग, इधर से क्या होगा ट्रांसफर, इधर से क्या हो जाएगा डिसेंडिंग। इधर से असेंडिंग, इधर से ट्रांसफर, इधर से क्या हो जाएगा डिसेंडिंग हो जाएगा। आदुआ असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसफर। पता चल गया कौन कौन असेंडिंग, डिसेंडिंग या ट्रांसफर। तो उम्मीद है। अब कहता है भोजन का अंतःकरण। तो भोजन का अंतःकरण क्या था, अधोगामी कोलन के द्वारा क्या कहता है, जब भोजन का पूर्ण तो पाचन तो छोटी आंत में हो गया था, इसके बाद क्या था, जल का अवशोषण क्या था, बड़ी आंत में हो गया था। अब कहता है भोजन अंत में। तो भोजन अंत में कहाँ जाता है, अधोगामी में, क्या ये जिसको बोलते हैं रेक्टम में जाके खुल जाता है। और अंत में का तो जमा कहाँ जाता है, ये रेक्टम में जाके क्या करते हैं, जाके लास्ट में क्या था वो जमा हो जाता है। अब क्या कहते हैं, जो अपचा भोजन मूल के रूप में अस्थायी रूप से रेक्टम में संचित रहता है और जो समय से पर मल द्वार के द्वारा शरीर में बाहर निकाल दिया। जब भोजन का पूर्ण पाचन हो गया रेक्टम होने के बाद जमा कहाँ जाता है, वो रेक्टम में। जब समय समय पर क्या होता है, वो शरीर के द्वारा क्या था वो बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि भोजन जो किए तो कैसे भी करते हैं, लेकिन जब लैट्रिन करते हैं तो वो कैसा निकलता है, वो पीला निकलता है। लेकिन अब मूत्र भी कभी कभी देखते हैं, कभी तो पीला। तो मूत्र का अगर पूछेगा तो पीला रंग किसके कारण होता है, तो बोलना यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। लेकिन पूछेगा लैट्रिन का पीला रंग तो क्या बोलना है, बिलिरुबिन के कारण। क्या बोलेंगे, बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन, लैट्रिन के पीला रंग बिलिरुबिन के कारण,
और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। उम्मीद है ये क्या होगा आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो दोस्तों को भी क्या करना है, शेयर कर देना है और दोस्तों को भी एक बार ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।